अभी मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम हैचेट पार्ट 2 है। ये फिल्म अपने पिछले मूवी से लिंक्ड है। आपको मैं बताता चलूं कि इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले आपको इसका पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, वरना वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अब आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। ये मूवी दरअसल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पार्ट 1 एंड हुआ था, जहाँ क्रावली ने मैरीबेथ को पकड़ लिया था। मैरीबेथ अपनी जान बचाने के लिए उसके आंखों में अपनी नाखून को घुसाते हुए उसकी आंख काफी दर्दनाक तरीके से फोड़ डालती है और वो पानी में सीधा जा गिरता है। मैरीबेथ भी मौके का फायदा उठाकर वहां से दूर चली जाती है। उसकी किस्मत सही थी कि एक आदमी जिसका नाम जैक था उसे देख लेता है और उस अपने घर लेकर आता है। पता चलता है कि जैक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी निकलता है जो चिल्ला चिल्ला कर उन सभी सर्वाइवर को उस शॉप पर जाने से मना कर रहा था। मैरीबेथ उसे बताने लग गई कि विक्टर क्रावली ने किसी को नहीं छोड़ा, उन लोगों को मेरे आंखों के सामने बहुत दर्दनाक तरीके से मार दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर जैक कहने लगा कि उसने तो उन सब लोगों को रोकने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक तक नहीं सुनी और उसका अंजाम अब तुम्हारे सामने है। मैरीबेथ कहती है कि वो यहाँ पर अपने फादर और अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर पता चला था कि क्रावली ने उनको भी नहीं छोड़ा था। जैक उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम मैरीबेथ डेस्टन बताती है। उसके नाम को सुनते ही जैक को पता चल जाता है कि ये सैमसन डेस्टन की बेटी है। जैक उससे चिल्लाकर कहता है कि वो उसके घर से इसी वक्त निकल जाए। यहाँ पर मैरीबेथ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से जैक को आखिर क्या हो गया। घर से बाहर ना निकलने पर जैक एक शॉटगन उठाकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो रेप ज़ॉम्बी के पास चली जाओ, लेकिन यहाँ से इसी वक्त दफा हो जाओ। यह सुनकर उदासी के साथ मैरीबेथ वहाँ से चली भी जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक को अपने घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दे पड़ती है। ऐसा होते ही वो फौरन से अलर्ट हो जाता है। तभी अचानक से विक्टर क्रावली उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में अपनी हाथ को घुसाकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल लेता है और उसके अंतड़ी से ही उसका गला घोंटने लग जाता है। क्रावली इतना बुरी तरीके से ताकत लगाकर उसका गला कसता है कि उसका सर ही उसके धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरीबेथ जो शॉप से निकलकर रेप ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी उस वक्त उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था और उसे बाद में आने को कहता है। तब वो कहती है कि जैक ने ही उसे यहाँ भेजा है और उसे कुछ जरूर बात करनी है, और तब वो उसे अंदर बुला लेता है। पिछले रात उसके साथ जितने भी इंसिडेंट हुए वो सब उसे बता देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सबसे पहले उस बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो भी मारा गया है। यह सुनने के बाद ज़ॉम्बी बताता है कि वो बोट उसी की थी और वो चोरी से उस टूर को करवाता था और उसी के कहने पर शुआन वो टूर करवाने गया हुआ था। मैरीबेथ उसे अपने फादर का नाम बताती है और वो यह पूछती है कि वो उसके बारे में क्या जानता है, और तब ज़ॉम्बी उसके सामने एक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमस क्रावली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ सेनन के साथ उसी जंगल में रहता था। सेनन बहुत ही ज्यादा बीमार थी, उसे स्टमच कैंसर था और ये बीमारी अंदर ही अंदर उसे खा रही थी। सेनन की एक नर्स थी जो उसका चेकअप करने के लिए आया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे थॉमस और वो नर्स दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए और वो ना चाहते हुए भी थॉमस अपनी वाइफ को धोखा दिए जा रहा था, क्योंकि वो हालात से काफी मजबूर हो चुका था। उसकी वाइफ अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी जो अपने मरने का इंतजार कर रही थी। थॉमस उसे रोज थोड़ा थोड़ा मरता हुए देखे जा रहा था और उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। और इस वक्त में जब वो नर्स उसके करीब आई तो वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। काफी दिनों तक वो अपने अफेयर को सेनन से छुपा कर रखते थे, लेकिन फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें यह ऐसा लगता है कि सेनन मर चुकी है, और उसी दिन से वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन सेनन अब भी मरी नहीं थी और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और यहाँ पर सेनन उनके होने वाले बच्चे को कर्स श्राप देकर मर जाती है। और आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो इतना बदसूरत होता है कि उसको देखकर ही उसकी माँ उसी समय अपना दम तोड़ देती है, मर जाती है। हालांकि थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उससे प्यार भी करने लगता है, क्योंकि वो उसका इकलौता बच्चा था। और फिर हैलोवीन की भी रात आ गई थी जब 3 बच्चों की शरारत की वजह से विक्टर क्रावली अपने फादर के हाथों ही मारा जाता है। और ठीक उसके 10 साल गुजरने के बाद थॉमस की जिंदगी खत्म हो जाती है, यानी थॉमस क्रावली के मरने के बाद वो भी मर गया था। और बस उसी दिन से ही विक्टर क्रावली हर रात उस जंगल में अपने फादर को ढूंढता रहता है, और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे जान से मार डालता है। उसके मारने का तरीका इतना खतरनाक होता है कि देखकर रूह कांप उठेगी। लेकिन इन सब से मैरीबेथ के फादर का क्या लेना देना था, और
अब एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज हो जाती है, और वो यह था कि विक्टर क्रैवली जिन 3 बच्चों की वजह से मरा था, उनमें से एक बच्चा मैरीबेथ का फादर था। तब यहाँ पर मैरीबेथ जोम्बी को कहती है कि वो दोबारा से उसे वहाँ लेकर जाए। वो कहने लग जाती है कि वो अपने भाई और अपने फादर के डेड बॉडी को लाकर दफनाना चाहती है, लेकिन जोम्बी समझ जाता है कि मैरीबेथ सिर्फ रिवेंज बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो साफ इनकार कर देता है। तब मैरीबेथ पुलिस को उसके इस शॉप टूर के बारे में बताने की धमकी देने लग जाती है, इसीलिए डर कर वो वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए एक शर्त रखता है। जोम्बी एक आदमी की डिमांड करता है जो दरअसल मैरीबेथ का अंकल था। तब मैरीबेथ भी उसकी बात को मानते हुए वहाँ से चली जाती है। मैरीबेथ के जाने के बाद जोम्बी ट्रेंट हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें ट्रेंट नाम के आदमी को स्पेशली मेंशन करता है। यहाँ दूसरी तरफ मैरीबेथ अपने उसी अंकल के पास जाती है और उन्हें जंगल में हुए के सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि विक्टर क्रैवली सिर्फ एक अफवाह है और उसके बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए। जिस पर मैरीबेथ अपने अंकल से कहती है कि प्लीज वो एक बार उस शॉप यानी जंगल में चले। वहाँ से आने के बाद वो सब कुछ पुलिस को खुलकर बता देगी। इसीलिए उसकी बातों पर यकीन करते हुए एग्री हो जाता है और वो दोनों वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरीबेथ फिर से जोम्बी के पास जाती है और वहाँ वो सारे के सारे हंटर्स इकट्ठा हो चुके थे। जोम्बी यहाँ उन सभी हंटर्स को बताता है कि उन्होंने वहाँ पर उसकी बोट ढूंढने के लिए जाना है, जिसके बदले में वो उन्हें इनाम भी देगा, यानी वो उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। वो बताता है कि उस बीच उन्हें किसी का शिकार भी करना पड़ेगा, और जैसे वो विक्टर क्रैवली का नाम लेता है, सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसी में एक आदमी उठकर वहाँ से जा रहा था। तब जोम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर किसी तरह से रोक लेता है। अब वहाँ पर पैसों की लालच में आकर बहुत ही कम लोग रह चुके थे। वो उन्हें कहता है कि बोट लाने के लिए $500 और विक्टर क्रैवली का सर लाने की $5000 देने का प्रस्ताव रखता है, और वो लोग अब पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सभी लोग बोट को ढूंढने में लग चुके थे और देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी। टाइम को बचाने के लिए वो सब एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते हैं। उन लोगों में मैरीबेथ, उसके अंकल जोम्बी जस्टिन और वो आदमी क्रेन विक्टर क्रैवली का घर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि उन हंटर्स में से 2 आदमी एलिगेटर्स पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि विक्टर क्रैवली एक मनगढ़ंत कहानी ही है, न कि रियलिटी, और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय मगरमच्छ पकड़कर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि तभी अचानक से काफी अजीब तरह से उन्हें क्रैवली की आवाज सुनाई दे पड़ती है, और वो यह सोचकर हंसने लग जाते हैं कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। विश्वास न होने पर उनमें से एक हंटर आगे बढ़कर चेक करने की कोशिश करता ही है कि तभी झाड़ियों में से क्रैवली निकलकर उसके ऊपर ही कूदकर दबोच लेता है। वो अपने हैचेट से उसे बार बार मारकर उसकी जान ही ले लेता है। यह देखकर उसका साथी अब क्रैवली के हाथों मारा गया। अब वो नहीं रहा तो वो वहाँ से बौखलाकर भागते हुए अपने बोट पर आता है और बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन विक्टर क्रैवली ने वहाँ पर आकर उसे भी पकड़ लेता है और पानी के अंदर निकला हुआ बोट के पंखे में उसका मुंह को देकर उसे भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ जोम्बी जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्रैवली को मारने का प्लान है। वो उसे बताने लग जाता है कि क्रैवली के मरने में जिन 3 बच्चों का हाथ था, उनमें से एक मैरीबेथ का फादर था, दूसरा उसका अंकल और तीसरा वो आदमी ट्रेंट था जिसे जोम्बी डबल पैसों की लालच दी थी और उसे बहकाकर यहाँ पर लाया था। मैरीबेथ के डैड को तो क्रैवली ने मार डाला है, और जब वो इन दोनों को भी मार डालेगा तब उसका रिवेंज बदला पूरा हो जाएगा और क्रैवली का यह चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाएगी और वो शॉप फिर से खुल जाएगा और उसके टूर का बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। और यही सब कुछ वो काफी देर से सोच रहा था। और अब आखिरकार उन्हें विक्टर क्रैवली का घर मिल भी जाता है, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि वहाँ पर तो कोई डेड बॉडीज नहीं थी। यहाँ तक कि मैरीबेथ के भाई के साथ उसके फादर के भी डेड बॉडी यहाँ से गायब हो चुकी थी। उन लोगों के साथ आए हुए लड़का और लड़की एवरी और लेटन बाहर जंगल के बीच खड़े होते हैं, और तब एवरी को पता ही नहीं चलता कि अचानक से विक्टर क्रैवली लेटन का सर उसके धड़ से ही अलग कर देता है। लेकिन जब तक उसे पता चलता काफी देर हो चुकी थी और क्रैवली उसे भी बहुत ही दर्दनाक
तरीके से मारता है, लेकिन यहाँ पर उसके मारने का तरीका थोड़ा अलग ही था। उन हंटर्स में से जॉन और वर्नोन जो थे, उन दिनों को बगल के झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देती है और तब वो दोनों डरते हुए यह चेक करने जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है कि तभी विक्टर क्रावली एक बड़े से चैनसाव लेकर उनके सामने आ टपकता है और पहली ही बार में दोनों को बीच से ही काटकर उनको 2 टुकड़ों में विभाजित कर डालता है। उनकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मैरीबेथ एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ पर जस्टिन ज़ॉम्बी के सारे प्लान मैरीबेथ को बता देता है। यह सुनते ही वो अपने अंकल बॉब को बचाने के लिए जाती है। तब जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके उसके आगे चेयर फंसा देता है, लेकिन उसे यह पता बिल्कुल भी नहीं था कि क्रावली जस्ट उसके पीछे ही है। वो एक बेल्ट सैंडर से उसके सर को 2 टुकड़े में करके उसे मार डालता है और इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर उन लोगों पर अटैक कर देता है। अचानक से वो ट्रेंट को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंट भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और काफी हिम्मत लगाकर विक्टर क्रावली से लड़ने लग जाता है। वो इतना ज्यादा मारता है कि मार मार कर उसका बुरा हाल कर डालता है और जैसे ही एक चॉपर से क्रावली को मारने ही वाला था, उल्टा क्रावली उसके टांग को ही तोड़ डालता है और उसके मुंह को एक टेबल के बीच रखकर अपने पैर से मारकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर डालता है। यहाँ पर काफी दर्दनाक सीन बन गई थी। ज़ॉम्बी भी जबरदस्ती मैरीबेथ को घर से बाहर निकालकर जंगल में ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है कि तभी क्रावली आकर अब बॉब को ही पकड़ लेता है और उसका भी काम तमाम कर डालता है। तब ज़ॉम्बी समझता है कि अब क्रावली का रिवेंज पूरा हो चुका है, इसीलिए अब वो वापस नहीं आने वाला। मैरीबेथ ये सब पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिस पर ज़ॉम्बी गन से उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वो उसे एक बात बताती है। वो कहने लगती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, बल्कि वो तो उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था और उसका अंकल बहुत सालों पहले ब्लड कैंसर की वजह से मर चुके थे। यह सुनने के बाद तो ज़ॉम्बी की अब फटने लग जाती है कि तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पर क्रावली अपने हैचेट को लिए खड़ा हुआ था और जाकर वो सीधा उसे पकड़ लेता है और विक्टर क्रावली अपने हैचेट से उसे मार मार कर उसे कई टुकड़े कर डालता है। ज़ॉम्बी का गलत सोचना था, विक्टर क्रावली मरा नहीं था और ना ही उसका बदला पूरा हुआ था। क्रावली उसकी स्पाइन को ही पकड़कर उसके खाल को उसके शरीर से ही अलग कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मैरीबेथ उसी के हैचेट से उसके सर पर बार बार मारने लग जाती है। वो हैचेट से उसे इतना मार देती है कि उसका फेस ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फिंगर्स को मूव कर पा रहा था। मैरीबेथ को जब यह देखा ना जाता तो वो उस ज़ॉम्बी की शॉटगन लेकर आती है और वो उससे उसके चेहरे की चीथड़े उड़ा देती है। उसे इस तरह से इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद ऐसा लगता है कि विक्टर क्रावली मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो अभी भी जिंदा था। और यहीं पर यह हैचेट पार्ट 2 की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। यहाँ से आगे आखिर क्या होने वाला है? क्या विक्टर क्रावली उठ खड़ा होगा या वहीं पर अपना दम तोड़ डालेगा? आगे की कहानी हैचेट पार्ट 3 देखने के लिए हैचेट पार्ट 3 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।